नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस भाई आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे आपके एग्जामों के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएँ अधिक हैं, जिससे हम लोग इन प्रश्नों को गहनता से पढ़ेंगे। तो आपकी किसी भी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आ चुका है, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से है। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता जो कि हुआ था 5 मार्च 1931 को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931 को। और ये पूछा जाता है किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी इरविन समझौता को इसे क्या अन्य नाम से क्या कहा जाता है, इसे इसका एक नाम और है, इसको क्या कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको ही कहा जाता है दिल्ली समझौता। इसको क्या बोला जाता है? गांधी इरविन समझौता को ही इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ये संबंधित किससे है, तो ये इसका संबंध किस आंदोलन से है, ये भी बात पूछा गया है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सविनय जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उससे संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें डांडी मार्च किए थे गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक तोड़ो कानून भी कहा जाता है, इससे संबंधित है ये आपका गांधी इरविन समझौता। अगर आपसे पूछे कि इस समय भारत का वायसराय कौन था, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इरविन, जिनके बीच में समझौता हुआ था, इरविन ये भारत के कौन थे? वायसराय थे। ठीक। अगर यहीं आपसे पूछे कि पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, यरवदा जेल में हुआ था पूना पैक्ट, और 1932 में हुआ था ये, 1932 में। और किसके बीच में हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। किसके बीच में? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। तो हमने बताया कि इस पे हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? इस समय भारत में वायसराय कौन थे? इरविन थे। इरविन के बीच में और गांधी जी के बीच में हुआ था। इरविन, यहाँ पे लिख लीजिए, इरविन और किसके बीच में हुआ था? गांधी जी के बीच में हुआ था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखा। हमने बताया कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये 1932 में हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। और गांधी इरविन समझौता इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें गांधी जी ने इरविन से 11 सूत्री मांगी की थी। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इस क्लास की खास बात यह है कि जीएस के इसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें उसका सभी का रिवीजन आपका हो जाएगा। कह रहा है कि एस्ट्रोसेट भारत का पहला, तो एस्ट्रोसेट भारत का पहला ये अंतरिक्ष वेधशाला था। क्या था? ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एस्ट्रोसेट जो था वो भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला था। क्या था? अंतरिक्ष वेधशाला था। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि ये भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला था। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, तो आप लोग क्या बताएंगे कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। क्या था? अप्सरा, जिसे 1956 में बनाया गया था। कब? 1956 में बनाया गया था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली पनडुब्बी कौन थी, भारत की पहली पनडुब्बी, अगर भारत की पहली पनडुब्बी के बारे में बात करें, पहली पनडुब्बी, तो उसका नाम था INS कलवरी। क्या नाम था? INS कलवरी पहली पनडुब्बी थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन थी, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का मतलब इसका संचालन ये किससे चलेगा? परमाणु ऊर्जा से चलेगा। तो पहली परमाणु पनडुब्बी कौन थी, तो जो INS कलवरी है, जो पहली पनडुब्बी ये वाला भारत का, ये किससे चलता है? ये डीजल से चलता है। लेकिन परमाणु पनडुब्बी पूछे भारत की पहली कौन है, तो INS चक्र है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कौन है? INS चक्र है।
ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। पहला परमाणु पनडुब्बी पूछे तो INS चक्र, पहली पनडुब्बी पूछे तो INS कलवरी है। उसके बाद अगला अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला जो है विमान वाहक पोत कौन था, भारत का पहला विमान, यहाँ पे नोट करेंगे, विमान वाहक पोत कौन था, तो भारत का जो पहला विमान वाहक पोत था उसका नाम था INS विक्रांत। क्या नाम था? INS विक्रांत। ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं, आपके एग्जाम में छपने वाली हैं और इसमें से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे एस्ट्रोसैट एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, ये क्या है, तो ये है अंतरिक्ष वेधशाला, ये आप लोग को ध्यान रखना है। हमने बताया पहला विमान वाहक भारत का पोत कौन था, तो ये था INS विक्रांत, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने बताया पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, अप्सरा था, 1956 में बनाया गया, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। और पहली परमाणु पनडुब्बी INS कलवरी थी, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। पहली परमाणु पनडुब्बी INS चक्र था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थापित पहला बैंक का नाम क्या था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये इकोनॉमी का प्रश्न है, इकोनॉमी का प्रश्न है। भारत में स्थापित पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यहाँ पे नोट करेंगे क्या नाम था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये भारत का पहला बैंक था। और इसे कब स्थापित किया गया था, तो ये भी बताएंगे आप लोग, अगर पूछे तो 1770 में इसे स्थापित किया गया था। कब? 1770 में। ठीक, आपसे पूछे अगर SBI की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग क्या बताएंगे। देखिए SBI की स्थापना की बात करें तो पहले बैंक ऑफ बंगाल, ठीक, आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में होता है। कब होता है? 1806 में होता है। और बैंक ऑफ मुंबई, जिसे बैंक ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, बैंक ऑफ बॉम्बे, यहाँ पे बॉम्बे लिखिए, मुंबई लिख लीजिए, बॉम्बे की बात है, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1840 में। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछे बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1843 में। इन तीनों बैंकों को एक में मिला करके, इन तीनों बैंक को 1921 में मिला करके क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक बनाया गया। कौन सा बैंक बनाया गया? इंपीरियल। इन तीनों बैंकों को एक साथ मिला करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। इंपीरियल बैंक का बनाया गया 1921 में बनाया गया। ठीक, अब इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हो गया? राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में किया गया। कब राष्ट्रीयकरण किया गया? 1955 में इनका राष्ट्रीयकरण हो गया। फिर इसका नया नाम क्या रख गया? भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम रखा गया। क्या रखा गया? इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? भारतीय स्टेट बैंक, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? SBI बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। SBI कैसे बना तो वो भी आप लोग बताएंगे। और भारत में स्थापित पहला बैंक अगर आपसे पूछे कौन था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में स्थापित पहला बैंक 1770 में बना था। और बैंक SBI कब बना, तो हमने बताया कि बैंक ऑफ बंगाल को 1806 में बनाया गया, और बैंक ऑफ मुंबई को 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास को 1843 में। इन तीनों को एक बार 1921 में मिला करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। फिर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर इसको 1955 में जब राष्ट्रीयकरण हो गया तो इसका नया नाम क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? SBI बोलते हैं। नया नाम इसका क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। स्पेस आधारित आर्मेंटेशन सिस्टम कौन है? तो देखिए स्पेस आधारित जो क्या लिखा है यार, सिस्टम है, उसका नाम क्या है? गगन। ठीक, क्या नाम है? गगन। अब गगन क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए गगन जो है, जैसे हम लोग को जो वाहन है, यातायात चलने के लिए, जो मोटर गाड़ी है, उनके चलने के लिए क्या होता है? GPS सिस्टम होता है। ठीक, नेविगेशन सिस्टम जिसे आप लोग बोलते हैं, नेविगेशन। रास्ता कैसे देखा जाएगा उसी तरह से वायुयान को चलने के लिए यहाँ पे गगन बनाया गया। वायुयान का नेविगेशन सिस्टम क्या है? वायुयान का नेविगेशन सिस्टम जो है उसका क्या नाम है? तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे, नेविगेशन सिस्टम जो है वायुयान के चलने के लिए उसका नाम है गगन। क्या नाम है? गगन। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत का नेविगेशन सिस्टम क्या है, अगर आपसे पूछे कि भारत का नेविगेशन वाहनों के लिए, भारत का
नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? नेविगेशन, भारत के नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? तो भारत की जो नेविगेशन सिस्टम का नाम है उसका नाम है नाविक। क्या नाम है? नाविक। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे ही वायुयान, भारत में वायुयान के लिए जो नेविगेशन सिस्टम है उसका क्या नाम है? गगन नाम है। ठीक, और यातायात के लिए कौन सा है? नाविक है। और जो है गगनयान के लिए, मतलब ये बताता है कि रास्ता कैसे, वायुयान कितने दूर किस तरह से रास्ता, वायुयान को रास्ता दिखाने का काम करता है गगन। ये इस तरह से आप लोग समझिए। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में इनसैट क्या है, अगर आपसे पूछे कि इनसैट क्या है, इनसैट, तो ये भारत का संचार क्या है? संचार उपग्रह है। और साथ में ये भारत का क्या है? संचार उपग्रह है। और एक बात और याद रखेंगे, ये भारत का मौसम उपग्रह भी है। मौसम उपग्रह जो क्या बताता है? मौसम बताता है। संचार उपग्रह और मौसम उपग्रह है। एक चीज और आप लोग, अगर आपसे पूछे कि जी सैट क्या है, जी सैट क्या है, तो भारत का जो है जी सैट पूछे तो ये स्वदेशी संचार उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? स्वदेशी, जो स्वदेशी तरीके से बना है, स्वदेशी संचार उपग्रह। जी सैट पूछे क्या है, तो ये स्वदेशी संचार उपग्रह है, स्वदेशी तरीके से बना है। और इसी तरह से एजुसैट भी है। एजुसैट क्या है? तो एजुसैट जो है, एजुसैट ये शिक्षा से संबंधित उपग्रह है। एजुसैट पूछे तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये शिक्षा से संबंधित उपग्रह है, एजुसैट इसे बोला जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ एडिशनल प्रश्न हमने बताया। जैसे अगर आपसे पूछे कि स्पेस आधारित आर्गमेंटेशन सिस्टम क्या है, तो उसका नाम है गगन। ये वायुयान को क्या करता है? रास्ता दिखाता है वायुयान को। ठीक, उसी तरह से भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? नाविक। और जो आप लोग क्या वो जीपीएस यूज करते हैं ना, जीपीएस, वो होता है, वो है अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम। जीपीएस जो है अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम। इसी तरह से भारत का नाविक है। हमने कुछ उपग्रहों के बारे में बताया भारत के, जैसे इनसैट क्या है, ये भारत का संचार उपग्रह है। इसके अलावा मौसम उपग्रह भी है भारत का। हमने बताया नाविक के बारे में, ये भारत का नेविगेशन सिस्टम है। एजुसैट बताया, ये भारत का शिक्षा उपग्रह है, शिक्षा से संबंधित। और जी सैट क्या है? ये स्वदेशी संचार उपग्रह है। संचार उपग्रह का मतलब संचार के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि रुपए का चिन्ह किस लिपि में है, तो लिपि पूछे और वो भी रुपए के चिन्ह के। तो यहाँ पे दो लिपियों को मिलाकर के बनाया गया है। एक तो देवनागरी, आप लोग याद रखेंगे, एक देवनागरी लिपि और दूसरा आपका रोमन लिपि। रोमन लिपि, इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया। और रुपए का जो चिन्ह है ना, ये पूछा जाता है कि रुपए का चिन्ह किसने दिया था, या फिर इसका डिजाइन किसने दिया था। तो ये एग्जाम में पूछा गया है। डिजाइन अगर आपसे पूछे किसने दिया था रुपए के चिन्ह को, तो उसका नाम है डी उदय कुमार। डी उदय कुमार ने क्या किया? इसका डिजाइन दिया था। और अगर आपसे पूछे कि अगला बात, अगर आपसे पूछे डिजाइन डी उदय कुमार, अगर आपसे पूछे कि इसको जो है, इसको भारत के द्वारा अपनाया कब गया था, अपनाया कब गया था, अगर आपसे पूरा पूछे तो 15 जुलाई बता दीजिए। आप याद रख सकते हैं तो 15 जुलाई याद रखिए, 15 जुलाई 2010, या फिर केवल 2010 याद रखिए कि इसको कब कमीशन किया गया, 2010 में इसको अपनाया गया। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पर देवनागरी लिपि के बारे में मैंने थोड़ा बताया। देवनागरी लिपि, तो देवनागरी जो लिपि है ना आपकी, देवनागरी लिपि, पहले तो लिपि सही से लिख लें भाई। एग्जाम में पूछा जाता है कि लिपि किस शुद्ध तरीके से कैसा लिखा जाएगा। तो देवनागरी जो लिपि है ना, ये जो है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो हम लिख रहे हैं ना, ये देवनागरी लिपि है, बाएं से कैसे दाएं लिखी जाती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि एक एडिशनल प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे कि 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर पूछे तो वो वित्त सचिव के होते हैं। किसके? वित्त सचिव के होते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि रुपए का चिन्ह किस लिपि में है, तो देवनागरी और रोमन लिपि में है। रुपए का चिन्ह किस लिपि में है? देवनागरी और रोमन। एक चीज और पूछी जाती है कि इसके डिजाइनर कौन है, तो डी उदय कुमार ने इसका डिजाइन दिया था। अपनाया कब गया? 15 जुलाई 2010 में भारत संविधान के द्वारा बनाया गया। देवनागरी लिपि कौन सी है? जो बाएं से दाएं लिखी जाए वो देवनागरी लिपि है। 1 रुपए नोट पे हस्ताक्षर किसका होता है, तो वो वित्त सचिव का होता है। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है, ये बात एग्जाम में पूछी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा संघ राज्य का मतलब यूनियन टेरिटरी आप लोग कहते हैं जिसे, तो वो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है जिसका नाम है लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है जिसका क्या नाम है, लक्षद्वीप। चलिए लक्षद्वीप के बारे में क्या क्या एग्जाम में पूछा गया है, क्षेत्रफल बता दीजिए लक्षद्वीप का कितना है। तो इसमें है 32 किलोमीटर स्क्वायर, इसका क्या है एग्जाम में पूछा गया है, 32 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछे कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है क्या है, तो राजधानी है इसकी करावती। क्या है, कवरत्ती इसकी राजधानी है। क्या राजधानी, कवरत्ती इसकी राजधानी है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसमें यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है, तो भाषा यहाँ पे मलयालम बोली जाती है। क्या बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। अगर आपसे पूछे कि इसमें कुल द्वीप कितने हैं, इसमें द्वीप कितने हैं, कुल 36 द्वीप है। कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप है। और लक्षद्वीप का निर्माण कैसे होता है, अगर निर्माण के बारे में पूछे, निर्माण तो ये प्रवाल द्वीप है, तो प्रवाल द्वीप है, तो प्रवाल जीव से इसका निर्माण हुआ है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये लक्षद्वीप स्थित कहाँ पे है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे, अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप के बारे में एक और पूछा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको समुद्रपुत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको समुद्रपुत्र भी कहा जाता है। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहा जाता है, समुद्रपुत्र। यहाँ पे सही से नोट कर लीजिए, लक्षद्वीप को ही क्या कहा जाता है, समुद्रपुत्र, समुद्रगुप्त नहीं, समुद्रपुत्र। 36 द्वीप हैं जिसमें बड़े द्वीप कौन से हैं, बड़े द्वीप का भी नाम पूछा जाता है, तो उसका नाम है एंड्रॉट। क्या नाम है, एंड्रॉट इसका नाम है। जो सबसे बड़ा वाला द्वीप है एंड्रॉट इसका नाम है, एंड्रॉट द्वीप सबसे बड़े वाले द्वीप का नाम है। कुल 36 द्वीप हैं। ठीक, ये बड़े द्वीप जो हैं 36 द्वीप है, छोटे मोटे द्वीप हैं उनको गिना नहीं जाता। ठीक, छोटे छोटे लोगों को हम लोग गिनते नहीं हैं। चलिए इंडियन जियोग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न था कि भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है। हमने बताया सबसे छोटा संघ राज्य है जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 किलोमीटर स्क्वायर है। राजधानी कवरत्ती है। और उसके बाद भाषा यहाँ पे मलयालम बोली जाती है। और बड़े द्वीपों की संख्या 36 है। और जो सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रॉट द्वीप है, जो सबसे बड़ा द्वीप है। और निर्माण इसका प्रवाल जीव से हुआ है और स्थित अरब सागर में है। अरब सागर में इसको क्या कहा जाता है, समुद्रपुत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन जो यहाँ से प्रश्न बताया जाएगा वो बड़ों वाला रहेगा। जैसे इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। बेंगलुरु को ही भारत का क्या कहते हैं, साइलेंट, इसको बोलते हैं भारत का साइलेंट वैली नहीं, केरल को बोलते हैं। बेंगलुरु को बोलते हैं स्पेस सिटी, भारत का स्पेस सिटी। क्या बोलते हैं, भारत का क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं स्पेस, इसको भारत का स्पेस सिटी भी बोलते हैं। बेंगलुरु को ही बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं भारत का क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली इसको बोलते हैं। ठीक, ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। साइलेंट वैली केरल को बोलते हैं। इसरो के बारे में हमने क्या बताया, इसरो के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसरो की जो है स्थापना कब हुई थी, इसरो के बारे में स्थापना पूछा जाएगा कब हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसके नए हेड कौन बने हैं, इसरो के नए हेड कौन बने हैं, तो उनका नाम है वी नारायण। नए हेड कौन है, वी नारायण इसके नए हेड हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसरो के जो है पहले संस्थापक कौन थे, इसरो के पहले संस्थापक कौन थे, अगर आपसे पूछे कि इसरो के संस्थापक कौन थे या फिर पहले हेड कौन थे, अगर आपसे पूछे कि इसरो के पहले हेड कौन थे या फिर इसरो के संस्थापक कौन थे, संस्थापक, तब इसका जवाब हो जाएगा विक्रम साराभाई। कौन थे, विक्रम, यहाँ पे नोट करेंगे विक्रम साराभाई। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार इस बार किस स्पेस एजेंसी को मिला है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार इस बार किस स्पेस एजेंसी को मिला है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जो है वो इस बार इसरो को मिला है स्पेस 3 रॉकेट, चंद्रयान 3 रॉकेट के लिए। किसके लिए, चंद्रयान 3 के लिए मिला है।
ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को रंगे हाथ याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। हमने बताया कि इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। इसको भारत का स्पेस सिटी बोला जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी इसे बोलते हैं, स्पेस सिटी बोलते हैं। और विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार इस बार इसरो को मिला है। चंद्रयान 3 के लिए इसको दिया गया है। अगर इसरो की बात करें, स्थापना 15 अगस्त 1969 को। इसके नए हेड बने हैं वी नारायण, और पहले हेड और इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई थे। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव नाखून बना होता है। मानव का नाखून या फिर जो है नाखून और बाल दोनों पूछे जाते हैं किसके बना होता है, तो वो काइटिन प्रोटीन, काइटिन या फिर केराटिन भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। काइटिन लिखिए यार, केराटिन लिख लीजिए। केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। केराटिन दोनों एक ही बात है, काइटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए कुछ प्रोटीनों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में ध्यान पढ़ लेते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन अगर आपसे पूछे क्या काम करता है, अगर आपसे पूछे कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या काम करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या काम करता है, तो ये जो है रक्त प्रवाह में क्या करता है, मदद करता है। रक्त प्रवाह में क्या करता है, रक्त प्रवाह में मदद करता है। तो इस प्रोटीन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या काम करता है, ब्लड के प्रवाह में मदद करता है। इलास्टिन प्रोटीन अगर आपसे पूछे क्या काम करता है, इलास्टिन प्रोटीन ये हमारे शरीर में पाया जाता है। ये पूछे क्या काम करता है, तो ये हड्डियों को क्या करता है, ऊतकों को क्या करता है, लचीला बनाता है। ऊतकों को क्या काम करता है, लचीला बनाना क्या काम करता है, इसका काम है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं वर्णक भी हमारे शरीर में पाया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि मेलेनिन वर्णक क्या काम करता है, वर्णक का मतलब रंग प्रदान करना, वर्ण मतलब रंग होता है ना, वर्णक का काम, मेलानिन वर्णक का काम क्या है, रंग प्रदान करना। ये बाल का रंग प्रदान करता है, बाल को रंग प्रदान करता है। आप लोग ध्यान रखिए कि आंख को भी यही रंग प्रदान करता है। बाल को, आंख को, त्वचा को भी, मानो कि त्वचा को क्या करता है, रंग प्रदान करता है। तो ये सभी बातें आप लोग को ध्यान रखना, एग्जाम में ये सभी बातें पूछी गई है। देखिए नाखून किसका बना होता है, बाल किसका बना होता है, ये दोनों बात एग्जाम में पूछा गया। और साइंस का, बायो का ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये केराटिन का बना होता है या कैरोटीन का भी आप लोग कहीं मिल सकता है, बना होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या काम करता है, ये रक्त प्रवाह में क्या करता है, मदद करता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इलास्टिन प्रोटीन क्या काम करता है, तो ये भी ऊतकों को लचीला बनाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मेलानिन वर्णक क्या काम करता है, तो ये बाल को रंग प्रदान करता है, आंख को रंग प्रदान करता है और त्वचा को भी क्या करता है, रंग प्रदान करता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न आ चुका है, स्टैटिक से है। क्या कह रहा है, स्टैटिक से प्रश्न है कि कश्मीर की पूर्वी सीमा है। तो कश्मीर की जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा में क्या है कश्मीर के, तो वो लद्दाख क्षेत्र ही आता है जब से बटा हुआ है। तो कश्मीर का जो पूर्वी क्षेत्र है उसको वहाँ पे क्या है, लद्दाख है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, लद्दाख है। ठीक, लद्दाख। चलिए कश्मीर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। कश्मीर को, तो ये इसको देखिए, अगर आपसे पूछे कश्मीर को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहता है, भारत का स्विट्जरलैंड इसे बोला जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड। अगर आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है, भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो कश्मीर को बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो दक्षिण का जो कश्मीर है, दक्षिण का जो कश्मीर है केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन भी पूछे अगर आपसे, कहाँ पे होता है, केसर का सर्वाधिक जो है उत्पादन जो है भारत में कहाँ पे होता है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन के बारे में पूछे तो भी आप लोग कहाँ पे जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। चौथी बौद्ध संगीति के बारे में पूछे कहाँ पे हुई थी, फोर्थ जो है बौद्ध संगीति, तो फोर्थ बौद्ध संगीति पूछे कहाँ पे हुई थी, तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पे, कुंडलवन कहाँ पे,
कश्मीर में। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कश्मीर की पूर्वी सीमा किससे लगता है, तो लद्दाख क्षेत्र से लगता है। ये ऐसे पता नहीं कैसे प्रश्न पूछ लिया। इसको करने के लिए आपको मैप को याद रहना चाहिए, मैप तभी आप लोग इसको कर पाएंगे। देखिए भारत का स्विट्जरलैंड की उपमा किसे दी गई है, तो कश्मीर को दी गई है। जबकि दक्षिण का कश्मीर पूछे किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चौथी बौद्ध संगीति, आए दिन एग्जाम में चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में पूछा गया और हमने कई बार बताया भी है। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में कहाँ पदार्पण किया। पदार्पण का मतलब है डेब्यू। सचिन तेंदुलकर ने कहाँ पे किया था, कहाँ के मैच में किया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। डेब्यू जो है सचिन तेंदुलकर ने कराची में, ये पाकिस्तान में एक मैच चला था 1989 में, वहाँ पे किया था। तो ये बातें महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी गई हैं। कराची पाकिस्तान में सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था, ठीक। और कब मैच हो रहा था, तो ये 1989 में। कब हुआ था, 1989 में। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो सचिन तेंदुलकर को इस बार क्या मिला है, सीके नायडू पुरस्कार मिला है। सीके नायडू पुरस्कार अगर आपसे पूछे, सीके नायडू पुरस्कार इस बार, सॉरी कौन सा, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये सचिन तेंदुलकर को मिला है। और इसका वितरण कौन करता है, अगर आपसे पूछे कि ये देता कौन है, तो वो बीसीसीआई देता है। कौन देता है, बीसीसीआई देता है। इस बार इस पुरस्कार का संस्करण कौन सा था, तो 31वां जो इसका संस्करण था। और प्लेइंग इट माई वे ये किसकी पुस्तक है, अगर आपसे पूछे कि प्लेइंग इट माई वे ये किसकी पुस्तक है, तो ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, सचिन तेंदुलकर की क्या है, पुस्तक है, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। क्या हमने बताया कि सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में कहाँ पदार्पण किया, तो ये कराची पाकिस्तान में 1989 में मैच हो रहा था, उसमें ये क्या किए थे, पदार्पण किए थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लेइंग इट माई वे किसकी जो है ऑटोबायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर की है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ये किसको मिला है, तो वो सचिन तेंदुलकर को मिला है। वितरण कहाँ किसने किया, बीसीसीआई। संस्करण कौन सा था, 31 वाला संस्करण था, ठीक। अगला प्रश्न है कि साइंस से है, क्या कह रहा है कि HIV में किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें एलिसा जांच होता है। HIV में हमने बताया था, कई बार बताया, एलिसा जांच होता है। आइए एड्स के बारे में आए दिन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे एड्स के बारे में आप लोग को क्या क्या चीज़ें याद रखना है। एड्स में अगर आपसे पूछे कि वायरस कौन सा होता है, वायरस, तो वो HIV वायरस होता है। एड्स में कौन सा वायरस होता है, HIV वायरस होता है। एड्स में वायरस पूछे तो HIV वायरस होता है। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है HIV में, तो WBC क्या होता है, इसमें प्रभावित होता है। इससे क्या होता है, तो इसमें जो है प्रभाव क्या पड़ता है, हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्षीण हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता जब हो जाएगा कम, तो हमारा शरीर किसी भी रोग से नहीं लड़ पाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखता है। अगर आपसे पूछे ये फैलता कैसे है, किन किन कारणों से जो है HIV या फिर एड्स फैलता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, किस किस कारण से। तो ये तो यौन संबंध से फैलता है, यौन संबंध से भी फैलता है। अगर संक्रमित लोग हैं इसमें से कोई, तो यौन संबंध बना रहा है, तो उससे भी जो है ये HIV यानी कि एड्स फैल सकता है।
या फिर स्तनपान से भी फैल सकता है, स्तनपान से भी फैल सकता है, या फिर ब्लड ट्रांसफर से भी फैलता है। यहाँ पे नोट करेंगे, कहाँ पे नोट कर लें, ब्लड ट्रांसफर से भी फैलता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी दवा क्या होती है, दवा, तो जीडोवुडीन इसकी दवा होती है। क्या दवा होती है? जीडोवुडीन क्या होती है? इसकी दवा होती है। तो ये भी बातें आप लोग को एग्जाम में पूछी गई है दवा के बारे में भी। तो जीडोवुडीन इसकी क्या होती है? दवा होती है। चलिए, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। रिवीजन करिए कि एचआईवी में किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। एलिसा टेस्ट होता है। एचआईवी का टेस्ट क्या है? एलिसा टेस्ट है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एचआईवी कैसे फैलता है हमने बताया, यौन संबंधों से, स्तनपान से और ब्लड ट्रांसफर से भी ये फैलता है। ठीक, उसके बाद हमने बताया कि इसमें वायरस कौन सा होता है, एचआईवी वायरस होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? डब्ल्यूबीसी। और इसमें क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है। और जीडोवुडीन इसकी क्या है? दवा होती है। ठीक, वायु प्रदूषण का माप किसमें करते हैं? तो वायु प्रदूषण का जो माप है ना, ये करते हैं हम लोग वायु प्रदूषण सूचकांक में। किस में इसमें इसकी माप करते हैं? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में इसकी माप करते हैं। किससे माप करते हैं? एक सूचकांक होता है जिसको क्या बोलते हैं? वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसमें इसकी क्या माप करते हैं? वायु प्रदूषण के बारे में हमने बताया है। ये जो है इसका सूचक क्या होता है कि कहीं पे वायु प्रदूषण है कि नहीं, इसका सूचक क्या होता है? वायु प्रदूषण का संकेतक वो लाइकेन होता है। और ये बात भी एग्जाम में पूछी गई है कि वायु प्रदूषण का जो है सूचक क्या होता है? तो लाइकेन होता है। ये भी बात होती है। इसके कारण ही वायु प्रदूषण के ही कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा के बारे में आपने सुने हैं ना, अम्ल वर्षा किससे होती है? वायु प्रदूषण के कारण ही भी होती है। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा ऊर्जा का स्रोत है कि जिससे शून्य वायु प्रदूषण होता है, अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जिससे शून्य वायु प्रदूषण होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ऑप्शन में वहाँ पे क्या मिलता है? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है वो जीरो पॉल्यूशन करता है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता। ना इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, ना यहाँ पे वायु प्रदूषण होता है, कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता सौर ऊर्जा से। और ये बात एग्जाम में पूछी गई है। चलिए रिवीजन करते हैं कि वायु प्रदूषण का माप किस में करते हैं? तो वो वायु गुणवत्ता सूचकांक में करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? AQI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AQI, एक्वा क्वालिटी इंडेक्स, ऐसे कुछ बोलते हैं। सूचकांक क्या होता है? लाइकेन होता है। और अम्ल वर्षा का कारण भी क्या है? वायु प्रदूषण ही है। और शून्य वायु प्रदूषण कौन करता है? सौर ऊर्जा जो है शून्य वायु प्रदूषण करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विंडो कीबोर्ड पर कौन की ब्राउजरों में फुल मोड स्क्रीन सेट करती है? अगर आप लोग लैपटॉप वगैरह चलाते होंगे तो F11 जब प्रेस करेंगे तो आपका जो भी वेब ब्राउजर होगा, चाहे मोजिला चलाएंगे, फायरफॉक्स चलाएंगे या फिर गूगल क्रोम चलाएंगे, उसमें फुल स्क्रीन हो जाएगा। आइए कुछ फंक्शन की, F मतलब होता है फंक्शन की, और कुछ फंक्शन की के बारे में देख लेते हैं। F1 से क्या काम होता है? तो इससे हेल्प मेनू खुलता है। क्या खुलता है? हेल्प मेन्यू खुलता है F1 से। अगर आपसे पूछे कि F2 से क्या काम होता है, F2 फंक्शन की F2 से क्या काम होता है, आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में देखेंगे सबसे उत्तर साइड में सबसे ऊपर क्या होता है? फंक्शन की होता है। तो इसमें रीनेम करने के काम आते हैं। F2 फंक्शन क्या काम करता है? रीनेम करता है, यानी कि नाम बदलने का काम करता है। F3 अगर आपसे पूछे कि ये क्या काम करता है, तो ये सर्च मेनू खोलता है। क्या करता है? सर्च मेन्यू खोलता है F3। अगर आपसे पूछे कि पे F4 क्या काम करता है? Alt प्लस F4, F4 का नहीं Alt प्लस F4 पूछा जाता है। Alt प्लस F4 अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो इसको विंडोज़ को शट डाउन करने का काम करता है, विंडोज शट डाउन। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये विंडो यानी कि आपका सिस्टम क्या करता है? F4 Alt प्लस F4 प्रेस करेंगे, उसके बाद इंटर दाब देंगे तो विंडो आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। F5 क्या काम करता है? तो इसको क्या करता है? ये क्या काम करता है? पेज को रिफ्रेश करने का काम करता है। क्या करता है? पेज को रिफ्रेश करने का काम करता है। F7 अगर आपसे पूछे क्या करता है, तो ये F7 किसी भी चीज़ का, जैसे स्पेलिंग क्या करना है? जांच करने का काम करता है, या फिर कोई भी चीज़ का क्या कर सकते हैं? इससे जांच कर सकते हैं। ठीक, वहीं पे F10 आप लोग ध्यान रखेंगे क्या काम करता है अगर आपसे पूछे,
फंक्शन की F10, अब इसको कहीं पे नोट कर लीजिए साइड में। F10 पूछे क्या काम करता है, तो ये मेन्यू बार खोलता है। क्या खोलता है, मेन्यू बार खोलता है। तो अगर कोई भी इसमें से कोई भी आपसे फंक्शन की पूछेगा तो आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। इसके वजह से हमने सारी चीज़ों को बता दिया जो आज तक एग्जाम में पूछी गई हैं। तो कंप्यूटर से महत्वपूर्ण प्रश्न था, कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका और इसमें हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को रिवीजन करेंगे। देखिए, विंडो कीबोर्ड पर कौन की ब्राउजरों में फुल मोड देता है, तो वो देता है F11। F11 का कार्य है विंडोज को फुल मोड पे सेट करना। F1 क्या काम करता है, फंक्शन की F1 ये हेल्प मेनू खोलता है। F2 क्या काम करता है, नाम बदलने का काम। F3 क्या होता है, सर्च मेनू खोलता है। Alt+ F4 आप लोग प्रेस करेंगे तो इसमें विंडो को बंद करने का ऑप्शन मिलेगा। F5 जो है पेज को क्या करता है, पेज को रिफ्रेश करने का काम करता है। और F7 क्या काम करता है, स्पेलिंग की जांच करता है। और F10 क्या करता है, सर्च मेनू की क्या मेनू बार खोलता है। क्या करता है, मेन्यू बार खोलता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और धर्मनिरपेक्षता, पॉलिटी से प्रश्न आ चुका है, इसमें हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों को पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। देखिए, अगर आपसे धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूछे एग्जाम में कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है धर्म व पूजा की स्वतंत्रता। क्या अर्थ होता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ होता है धर्म व पूजा की क्या करना, स्वतंत्रता देना, इसका अर्थ होता है धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए, हमारे संविधान में क्या होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके तहत हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। एक तो यही था आपका धर्मनिरपेक्षता, एक था आपका धर्म निरपेक्षता था, अखंडता था एक, और एक था आपका समाजवाद। समाजवाद, ये 3 शब्द को क्या करना किया गया, प्रस्तावना में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, प्रस्तावना में जुड़ा। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पे धार्मिक कुछ अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता, अगर आपसे पूछे, एग्जाम में पूछा भी गया है, अंतःकरण की स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद में है, तो अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है ना, ये भैया अनुच्छेद नंबर 25 में है, 25 में। यानी कि आप किसी भी धर्म का क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 25 में है। अगर आपसे पूछे धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन ये किस अनुच्छेद में है, तो धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है ये अनुच्छेद नंबर किस में, 26 में है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, धर्म व पूजा की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि आप लोग धर्म और पूजा की स्वतंत्रता आप लोग को है। 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता। इसके तहत धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद प्रस्तावना में, ये 3 भाषा प्रस्तावना में जुड़ा। ठीक, और अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं अनुच्छेद 26 के तहत। ठीक, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं, 28 फरवरी। क्यों मनाते हैं, कि इस दिन सीवी रमन ने क्या किया था, सीवी रमन ने क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी। किस प्रभाव की, रमन प्रभाव की क्या की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक, इस उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, वो मनाते, क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब इस प्रश्न में हम लोग दिवसों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि इनके इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल कब दिया गया था, तो ये भी बातें आप लोग यहाँ पे रंगे हाथ याद रखेंगे। इस कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल दिया गया। जैसे अगर आपसे पूछे कि आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो आर्द्र भूमि दिवस जो हम लोग 2 फरवरी के दिन मनाते हैं। रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। अगर आपसे पूछे कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो हम लोग 4 फरवरी के दिन मनाते हैं। ठीक, 4 फरवरी। रेडियो दिवस अगर आपसे पूछे, रेडियो, विश्व रेडियो दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये 13 फरवरी के दिन मनाते हैं। एक और आप लोग लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, तो ये हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये 21 फरवरी के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं, 21 फरवरी के दिन।
तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो ये 28 फरवरी के दिन मनाते हैं। और सीवी रमन ने इस दिन क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 2 फरवरी के दिन मनाते हैं। अगर आपसे कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी के दिन। रेडियो दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी के दिन मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 फरवरी के दिन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग को वहाँ पे मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है कि न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण किस नाम से किया गया? तो देखिए यहाँ पे जो है इसका जो पुनर्निर्माण, पहले आंसर लिख लीजिए फिर बताते हैं कहानी क्या है। इसका निर्माण जो है वन वर्ल्ड ट्रेड, इसका निर्माण किस नाम से किया गया था? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से इसका निर्माण किया गया। किसके नाम से? वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से इसका निर्माण किया गया। आइए चलिए देखते हैं कहानी क्या थी। देखिए 11 सितंबर 2001 का दिन था। अमेरिका में 4 वायुयान को क्या कर लिया गया था? 4 वायुयान या फिर 4 विमान को क्या कर लिया गया था? 4 विमान को क्या कर लिया गया था? आतंकवादी के द्वारा। किसके द्वारा? आतंकवादी के द्वारा क्या कर लिया गया था? हाईजैक कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? आतंकवादियों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। तो वहाँ पे दो वो था, ट्विन्स टावर थे। मतलब ट्विन्स टावर मतलब बिल्डिंगें थी, बहुत बड़ी बड़ी थी, गगनचुम्बी बिल्डिंगें थी। उसमें क्या कर दिया गया था? 2 विमान को क्या कर दिया था? 2 विमान को उस ट्विन टावर में क्या कर दिया गया था? ट्विन टावर से क्या कर दिया गया था? ट्विन टावर से क्या कर दिया गया था? टकरा दिया गया था। टकराया गया था। ठीक, टकराया गया था। मतलब आतंकवादी जब हैक कर लिए थे तो उन्होंने कहा कि मतलब जो चालक था उससे क्या कहा कि इस विमान को क्या कर दो कि उस ट्विन टावर में विमान से टक्कर मार दो। और वो ऐसा किए कि 2 टावर थे जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। बहुत ही अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, उसमें ले जा करके जो है उसमें विमान को लड़वा दिया गया और उससे दोनों बिल्डिंगें क्या हो गई? ढह गई, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। और इस घटना के बारे में एग्जाम में आज भी पूछा जाता है कि ये घटना जो है 11 सितंबर 2001 में हुई थी अमेरिका में। ये बहुत ही भयंकर घटना थी, ठीक, जिसे याद किया जाता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? या फिर पूछे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, या फिर पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? पहले जो है गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही इनको क्या कहा जाता है? इनको भारत का क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्हें ही क्या कहा जाता है? भारत का विस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनको क्या कहा जाता है? भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि खेड़ा सत्याग्रह किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1918 में इस खेड़ा सत्याग्रह किया था। अगर आपसे पूछे कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हुआ था 1928 में। और ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। और यहाँ की महिलाओं ने इन्हें किस चीज़ की उपाधि दी थी? तो वो किस चीज़ की उपाधि दी थी? तो उन्होंने सरदार की उपाधि इन्हें दी थी। अगर आपसे पूछे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है और किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कहाँ पे है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे बनाया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो ये गुजरात में बनाया गया है। कहाँ पे? गुजरात में बनाया गया है।
ठीक, ये बातें, इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री भी होते हैं। खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने 1918 में किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में किया था। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पे स्थित है? अगला प्रश्न है। तो नेकचंद जो रॉक गार्डन है ये चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में नेकचंद रॉक गार्डन स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? अगर आपसे पूछे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में पूछ ले, ये कहाँ पे स्थित है? तो विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है ये स्थित है आपकी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे है? कन्याकुमारी कहाँ पे है? तमिलनाडु में, यहाँ पे स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में पूछ ले, ये कहाँ पे स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे रानी की वाव कहाँ पे स्थित है? रानी की वाव आप लोग बता दीजिए कहाँ पे है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया और ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहीं अगर आपसे पूछे कि सेंट जॉर्ज किला कहाँ पे स्थित है? अगर आपसे पूछे सेंट जॉर्ज किला कहाँ पे स्थित है? तो सेंट जॉर्ज किला ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये कुछ स्मारकों के बारे में है, आप लोग को ध्यान रखना है। हमने बताया नेकचंद रॉक गार्डन पूछे तो चंडीगढ़ में स्थित है। वहीं पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पूछ ले तो कन्याकुमारी बता देंगे, तमिलनाडु में है। और विक्टोरिया मेमोरियल पूछे तो कोलकाता बता देंगे। अगर आपसे रानी की वाव पूछे तो गुजरात बता देंगे। सेंट जॉर्ज किला पूछे कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, पहला जो ओलंपिक खेल है ना ये एथेंस में, ये कहाँ पे बनाया गया? एथेंस में मनाया गया था, जो कि ग्रीस की राजधानी थी। कहाँ पे? एथेंस में। कहाँ पे खेला गया था? एथेंस में खेला गया, जो कि ग्रीस की क्या है? राजधानी थी। कब खेला गया? 1896 में। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डेट पूछे कब खेला गया था? तो 1896 में। अगर आपसे पूछे कि 2024 वाला ओलंपिक कहाँ खेला गया था? 2024 वाला, तो ये आप लोग भूलेंगे नहीं, पेरिस फ्रांस में खेला गया था। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। और 2028 वाला जो है ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? तो वो लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। और लॉस एंजल्स कहाँ पे है? अमेरिका में है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि जो 2024 वाला पेरिस ओलंपिक है इसमें भारत का रैंक क्या था? भारत का रैंक बता दीजिए क्या था? तो इसमें भारत का रैंक था 71 नंबर पे। इसमें भारत में 0 गोल्ड था, 2 सिल्वर, 1 सिल्वर था भारत के पास। 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज थे? 5 ब्रॉन्ज मेडल थे भारत के पास। 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। और कुल भारत के पदक कितने थे? कुल पदक पूछ ले भारत के कितने थे? तो कुल 6 पदक थे। 6 पदक थे। ठीक, मात्र 6 पदक थे भारत के। ये बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। इस बार गोल्ड नहीं आ पाया भारत के पास, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने क्या बताया, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो एथेंस ग्रीस में किया गया था। 1896 में एग्जाम में पूछा जाता है। और 2024 में पेरिस ओलंपिक फ्रांस में खेला गया। अगर आपसे 2028 में कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और इस बार 2024 वाला जो था उसमें भारत की रैंक क्या आया था? 71वां रैंक आया था पदक तालिका में। और 0 गोल्ड थे भारत के पास, 1 सिल्वर मेडल आया था, 5 ब्रॉन्ज। इसमें कुल पदक भारत के पास कितने थे? 6 पदक थे भारत के पास। 14वीं महारत्न कंपनी कौन है? तो HAL है भारत की। HAL जिसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड भारत की 14वीं। HAL हाल HAL जिसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ये भारत की क्या है? 14वीं महारत्न कंपनी है। भारत के पास कुल 14 महारत्न कंपनी है। कंपनियां 3 प्रकार की होती है, हमने बताया ना।
कंपनियों के बारे में पूछे, कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है जो आपकी महारत्ना कंपनी होती है, महारत्न होती है, एक मिनी रत्न कंपनी होती है, मिनी रत्न कंपनी होती है, और एक ऐसी कंपनी होती है, एक नवरत्न कंपनी होती है। क्या होती है? नवरत्न कंपनी होती है। तो ये भारत के पास कितनी कंपनियां की 3 तरह की कंपनियां होती हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी। कुछ महारत्न कंपनियों के बारे में देखते हैं, जैसे ONGC के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। OIL इंडियन ऑयल लिमिटेड होता है। अगर आपसे पूछे कि NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी है भारत की महारत्न कंपनी है। सेल के बारे में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है। भेल की भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। गेल का आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, गेल का गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। गेल गलत लिखा गया भाई, गैल होता है। गैल का अगर आपसे पूछे कि क्या होता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। 2015 में गूगल का CEO कौन बना था? तो सुंदर पिचाई बने थे। 2015 में गूगल का CEO कौन बने थे? सुंदर पिचाई बने थे गूगल के CEO 2015 में। अगर आपसे पूछे ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये निवासी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के रहने वाले। वहीं पे अगर आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO जो है उनका नाम है सत्य नडेला। क्या नाम है? सत्य नडेला। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हैदराबाद के रहने वाले। कहाँ के? हैदराबाद के रहने वाले हैं। ठीक। अगर आपसे पूछे ये निवासी कहाँ के हैं, हैदराबाद के निवासी हैं। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कुछ और बातें, अगर आपसे पूछे कि यूट्यूब के CEO कौन है, हाँ ये सत्य नडेला जो है इसके CEO कब बने थे? तो 2014 में बने थे। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। यूट्यूब के CEO पूछ लेगा। अगर आपसे पूछे कि यूट्यूब के CEO कौन है, तो यूट्यूब के CEO जो है, CEO का नाम क्या है? तो इनका नाम है नील मोहन। क्या नाम है? नील मोहन CEO हैं यूट्यूब के। क्या है? CEO नील मोहन CEO हैं यूट्यूब के। ठीक। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है क्या कह रहा है कि 2015 में गूगल के CEO कौन बने थे? सुंदर पिचाई। इनके बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछा गया, और ये भी अभी तक भी गूगल के CEO हैं। कहाँ के रहने वाले? तमिलनाडु के, भारत के रहने वाले हैं। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं, निवासी हैदराबाद के। 2014 में CEO बने हैं। यूट्यूब के CEO कौन है? नील मोहन। तो ये कुछ कंपनियां हैं, IT कंपनियां, उनके CEO के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? देखिए 2023 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, इसका मेजबानी भारत किया था। कौन किया था? भारत। और फाइनल किसके बीच में हुआ था? अगर आपसे पूछे फाइनल किसके बीच में हुआ था, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हुआ था। किसके बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही क्या हुआ था? फाइनल हुआ था। इसमें विजेता कौन होता है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाता है? विजेता होता है। उप विजेता कौन होता है? अपना भारत क्या होता है? उप विजेता होता है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। भारत हार गया था, बहुत दुख की बात है। और इसका आयोजन पूछे वर्ल्ड कप का जो है भारत में आयोजन कितने वर्ष पे होता है? 4 वर्ष पे होता है। इन बातों को आप लोग को ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्रिकेट से महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो भारत मेजबान इसका था। और उसके बाद आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत में। और भारत क्या होता है? उप विजेता होता है। और विजेता कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक। और आयोजन 4 वर्ष पे होता है। और राष्ट्रमंडल खेलों का भी आयोजन 4 वर्ष पे, विश्व कप भी 4 वर्ष पे, और ओलंपिक भी 4 वर्ष पे खेले जाते हैं। देखिए यहाँ पे आ तो गया महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, राष्ट्रमंडल खेलों की आवधिकता मतलब कितने वर्ष पे आयोजन होता है? तो ये 4 वर्ष पे आयोजन होता है। अगर आपसे पूछे कि ये क्रिकेट विश्व कप अगर आपसे पूछे कि ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? आयोजन तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। किस स्टेडियम में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? तो बड़ोदरा गुजरात में। कहाँ पे?
ये स्टेडियम वडोदरा गुजरात में है। पहला जो है राष्ट्रमंडल खेलों का जो है आयोजन कहाँ पे हुआ था, पहला राष्ट्रमंडल जो खेल है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था आपका हैमिल्टन कनाडा में। कहाँ पे, हैमिल्टन कनाडा में। और कब आयोजन हुआ था इसका, तो 1930 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ, कब हुआ था, 1930 में आयोजन हुआ था। 2022 में जो है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पे होगा, 2022 में पूछे इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था 2022 में, तो बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ पे, बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम कहाँ पे, इंग्लैंड में, यहाँ पे ये आयोजन हुआ था। अब पूछेगा कि 2026 में आयोजन कहाँ पे हुआ होगा, 2026 में इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो ग्लासगो में होगा। ग्लासगो कहाँ पे है, तो ये आपके स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड में। कहाँ पे, स्कॉटलैंड में ग्लासगो है। तो यहाँ पे 2026 में क्या होगा, कॉमनवेल्थ गेम खेला जाएगा। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष पे होता है, तो 4 वर्ष पे। पहला आयोजन हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुआ था। ठीक, और 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और 2026 वाला जो है आगामी कब खेला जाएगा, तो वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी हैं। इनमें से आप लोग को कौन सा नहीं पूछेगा, आप लोग देख लीजिएगा। 8 का नाम यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं। जैसे देखिए पहला आपका हो गया, पहला यूनियन टेरिटरी कहाँ गया, पहला यूनियन टेरिटरी आपका हो गया लद्दाख, लद्दाख हो गया। फिर उसके बाद आ गया आपका जम्मू कश्मीर। कौन हो गया, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था। 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बन चुका है। एक तो आपका है दिल्ली, दिल्ली है। एक आपका पांडिचेरी है, पांडिचेरी है। पांडिचेरी नहीं लिखना था, लिखना था क्या, चंडीगढ़ लिखना था। दिलादुगर चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ है। उसके बाद आपका हो गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप। उसके बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार हो गया। क्या हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। और चौथा 8वां आपका हो गया दादर एंड नगर हवेली, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, दमन एंड दीव। तो ये हो गया आपका, इनको मिला दिया गया आपस में। और इसका राजधानी क्या हो गया, कैपिटल इसका हो गया दमन हो गया। ठीक, दमन, अभी इसके बारे में हमने बताया भी था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो 8 का नाम जब आप लोग याद रखेंगे तो इसमें से कोई नहीं है, आप लोग पता लगा पाएंगे कौन कौन से हैं। देखिए पहला यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, लद्दाख। दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है दिल्ली, चौथा है पांडिचेरी, 5वां है चंडीगढ़, छठा है क्या, लक्षद्वीप, 7वां है अंडमान निकोबार, 8वां है दादर नगर हवेली, दमन और दीव। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चौरी चौरा घटना पे हुई हिंसा के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को क्या कर लिया गया था, वापस कर लिया गया था। तो देखिए इसके तहत ही चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब गांधी जी से संबंधित प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। गांधी जी से जितने भी प्रश्न हैं उसको आप लोग इम्पोर्टेंट समझ के नोट करिएगा। ठीक, जरूर आप लोग इम्पोर्टेंट समझ के नोट करिएगा। असहयोग आंदोलन अगर आपसे पूछे इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुई थी। और इसका कारण, शुरू करने का कारण क्या था, तो देखिए उस समय रॉलेट एक्ट आया था। क्या आया था, रॉलेट एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील वाला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जिसके कारण बहुत ही विरोध हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। किसी को भी बिना कुछ कहे सुने गिरफ्तार कर लिया गया था। इस समय ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसके वजह से भी इसको चालू करने की आवश्यकता पड़ी। और इस समय भारत में क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, एक वो कौन सा आंदोलन चल रहा था जिसको क्या बोलते हैं, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो इन सभी कारणों की वजह से गांधी जी ने इसको शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन का डेट 1920 है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और चौरी चौरा कांड हिंसा कब हुई थी, अगर इसको पूछे तो ये फरवरी 1922 की घटना है। कब की घटना है, फरवरी 1922। अगर आपसे पूछे कहाँ पे हुई थी, तो ये गोरखपुर में हुई थी। कहाँ पे, गोरखपुर में
गोरखपुर कहाँ पे? यूपी में, यहाँ पे ये घटना हुई थी। चलिए रिवीजन करते हैं कि चौरी चौरा घटना पर हुई हिंसा के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया? तो ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक, ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। शुरू करने का कारण रॉलेट एक्ट था 1919 वाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल, खिलाफत आंदोलन 1920, ये सभी इसके शुरू करने का कारण था। और चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 को हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? क्या है क्या है क्या है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो होता है आपका कैल्शियम, गलत हो गया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसका क्या होता है? नाम होता है। अब हमारे एग्जाम में सिंदूर का भी रासायनिक नाम पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, संगमरमर का रासायनिक नाम पूछता है, तो हम लोग नोट करेंगे। जैसे सिंदूर का अगर आपसे पूछ ले कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या रासायनिक नाम होता है इसका? मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। ठीक, और संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछ ले, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड, इसका रासायनिक नाम है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक संगमरमर का नोट कर लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर का पूछ लिए, इसका क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। संगमरमर का बताया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सिंदूर का क्या होता है? वो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, सिंदूर का रासायनिक नाम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट होता है, इसका रासायनिक नाम हेमीहाइड्रेट होता है। इनपुट डिवाइस कौन कौन होते हैं? देखिए इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, और ये प्रश्न जो होते हैं कंप्यूटर के प्रश्न होते हैं। जैसे कंप्यूटर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए इनपुट डिवाइस जैसे हो गया आपका कौन कौन सा हो गया? माउस हो गया, माउस इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आप लोग माइक्रोफोन ले लीजिए, माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? स्कैनर इनपुट डिवाइस है। बारकोड स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। कैमरा भी क्या है? कैमरा भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस नोट करिए। आउटपुट डिवाइस अगर आपसे पूछे कि आउट जो सूचना का क्या करते हैं, सूचनाओं को बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे आपका हो गया प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, और लाउड स्पीकर हो गया, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। और आपका हेडफोन, लाउड स्पीकर हेडफोन एक ही मान लीजिए, और मॉनिटर हो गया, मॉनिटर, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर हमने लिखवा ही दिया, हेडफोन लिख लीजिए, हेडफोन, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन कर लीजिए। देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, बारकोड स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं, सॉरी इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट डिवाइसों में आ जाएगा जैसे प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, हेडफोन हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी जिह्वा पर कौन कौन अभिग्रही यानी कि अभिग्राही या फिर रिसेप्टर होती हैं? तो हमारे जो जीव होते हैं उस पर सैकड़ों रिसेप्टर होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, जिसका नाम क्या होता है? नाम पूछे तो इसका होता है रस संवेदी।
क्या नाम होता है? रस संवेदी। रस संवेदी इसका क्या होता है? नाम होता है। अगर आपसे पूछे कि रस संवेदी का कार्य क्या होता है, तो ये स्वाद को पहचानना इसका कार्य होता है। क्या होता है? स्वाद को क्या करना? पहचानना इसका क्या काम होता है? स्वाद को पहचानना इसका काम होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जीभ के बारे में पूछा जाता है कि इसका अग्रभाग किस स्वाद का पहचान करता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अग्रभाग अगर आपसे पूछे किस स्वाद का पहचान करता है, तो मीठा स्वाद का पहचान करता है। अगर आपसे पूछे कि जीभ का पीछे का भाग किस स्वाद का पहचान करता है, तो ये कड़वा स्वाद का पहचान करता है। अगर आपसे पूछे कि जीभ के किनारे का भाग किस स्वाद का पहचान करता है, किनारे का भाग किस स्वाद का पहचान करता है, तो ये खट्टे स्वाद का पहचान करता है। ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे जीभ का कार्य क्या होता है, जीभ के बारे में पूछे कार्य क्या होता है, तो ये कार्य होता है भोजन को चबाना। भोजन को चबाने में मदद करना, भोजन को चबाने में, और फिर भोजन को निगलने में क्या करना? भोजन को निगलने में, और स्वर को क्या करना? नियंत्रित करने का काम करता है। ये सभी स्वर को नियंत्रित करने का काम करता है। चलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न था, बायो से महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए क्या कह रहा है कि हमारी जिह्वा पर कौन अभिग्रही रिसेप्टर होते हैं, तो रस संवेदी रिसेप्टर होते हैं, जिसका क्या काम होता है? स्वाद को पहचानना। जीभ के पूछे कार्य क्या होता है, तो भोजन को चबाने में मदद करना, निगलने में मदद करना, और स्वर को क्या करना? नियंत्रित करने में मदद करना। जीभ का जो अग्रभाग होता है मीठे स्वाद का पहचान होता है, पीछे के भाग कड़वे स्वाद का पहचान करता है, किनारे के भाग जो होते हैं खट्टे स्वाद का पहचान करते हैं। पूना पैक्ट समझौता अभी हमने बताया किसके बीच में हुआ था, ये भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो ये यरवदा जेल में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 1932 को हुआ था। 1932 को। यरवदा जेल कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। ये बातें ध्यान रखेंगे। और हमने बताया यहीं पे गांधी इरविन समझौता के बारे में भी। गांधी इरविन समझौता के बारे में दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और इसमें क्या किया था? गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की थी। 11 सूत्री मांग पूछे किसमें की थी, तो वो गांधी इरविन समझौते के दौरान ही किया था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने क्या बताया? पूना पैक्ट समझौता किसके बीच हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में 1932 में होता है। यरवदा जेल कहाँ पे? पुणे में, यहाँ पे हुआ था। वहीं पे गांधी इरविन समझौता पूछे 1931 में हुआ था। और ये इसमें गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की थी। और गांधी जी और इरविन उस समय वायसराय थे भारत के, उनके बीच में हुआ था 5 मार्च 1931। दवा पैरासीटामोल, ये दर्द और बुखार की दवा है। दर्द व बुखार की दवा है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए यहाँ पे हम लोग आपको डॉक्टर बनाने का काम करते हैं। अगर आपसे पूछे भारत की पहली एंटीबायोटिक दवा कौन थी, ये भी पूछा जाता है। भारत की जो पहली एंटीबायोटिक जो दवा थी भारत की, वो कौन थी? भारत की जो एंटीबायोटिक पहली दवा थी और उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन इसका नाम था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके क्या करते हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके आविष्कारक हैं। वहीं पे हमने बताया मलेरिया की दवा के बारे में पूछा जाता है। क्या है? तो कुनैन है मलेरिया की दवा। सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाया जाता है मलेरिया की दवा। अगर आपसे पूछे एड्स की दवा क्या होती है, एड्स की दवा क्या होती है, तो जीडोवुडिन क्या होती है? मलेरिया एड्स की दवा होती है जीडोवुडिन। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हृदय घात जिसको क्या बोलते हैं, हृदय घात को क्या बोलते हैं? हृदय घात को बोलते हैं वो हार्ट अटैक बोलते हैं। और रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, इसकी दवाई क्या होती है? इसकी दवाई होती है जो वो होता है बीटा ब्लॉकर्स इसकी दवा होती है, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं
कि दवा पैरासीटामोल क्या है, तो दर्द व बुखार की दवा होती है। हमने बताया हृदय घात और रक्तचाप की दवा क्या होती है, बीटा ब्लॉकर्स होती है। इसका नाम क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक। और पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका आविष्कारक है। मलेरिया की दवा क्या है, तो कुनैन है मलेरिया की दवा। एड्स की दवा क्या है, जीडोबुडिन है एड्स की दवा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर भी करिए। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खूब आगे बढ़िए, खूब नाम कमाइए। पैसे की बात तो अलग है।